चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डायलिसिस। अब इस डायलिसिस से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किडनी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं और वो क्यों होते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर नेफ्रॉन का फंक्शन, देन हमने किडनी का फंक्शन पढ़ा था। आज हमने सबसे पहले रीनल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, उन रीनल डिसऑर्डर्स के कॉजेज पढ़ने हैं, फिर रीनल फेलियर क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं रीनल डिसऑर्डर्स की। कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज डायबिटीज, एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारी किडनी को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। कंडीशन नंबर 2, अनट्रीटेड हाई ब्लड प्रेशर। अगर एक बंदा है जिसका ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूसली क्या रह रहा है, हाई रह रहा है, तो उसमें भी क्या हो सकता है, हमारे पास किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड, इन्फ्लेमेशन, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो आपकी किडनी में हुआ, कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन जो आपकी किडनी में हुई है, वो भी क्या कर सकती है, किडनी फेलियर की वजह बन सकती है। नंबर 4 पे एक्सीडेंट, आपको कोई एक्सीडेंटल चोट लगी है जो कि आपकी किडनी पे लगी है, जिसकी वजह से भी आपकी किडनी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। नंबर 5 पे आते हैं किडनी स्टोन। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हार्ड एबनॉर्मल मैस जो है आपकी किडनी में आ गया, जो क्या कर सकता है, किडनी को फेल कर सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास बाकी डिसऑर्डर्स को हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन जो डिसऑर्डर्स हमने डिटेल में पढ़ने हैं, सबसे पहले आता है उनमें किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। सबसे पहले हार्ड एबनॉर्मल मैस इन किडनी क्या कहलाता है, किडनी स्टोन कहलाता है। अब ये जो किडनी स्टोन्स होते हैं, इनके बनने की वजह क्या होती है। तो सबसे पहले हमारी किडनी के अंदर सॉल्ट्स की डेपोजिशन होती है, वेस्ट मटेरियल की डेपोजिशन होती है, यूरिक एसिड की क्या होती है, डेपोजिशन होती है। तो हमारी किडनी के अंदर इन चीज़ों की जो डेपोजिशन होती है, वो क्या करती है, हमारे पास किडनी स्टोन्स का बायस बनती है। अब उसके बाद हमारे पास टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास किडनी स्टोन्स। 3 साइजेस के किडनी स्टोन्स होते हैं हमारे पास। स्मॉल साइज किडनी स्टोन्स होते हैं, मीडियम साइज किडनी स्टोन्स होते हैं, एंड लार्ज साइज किडनी। वेट कीजिए। अब इसमें हमारे पास अगर स्मॉल साइज किडनी स्टोन्स होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो सकती है, या कोई भी छोटे छोटे किडनी स्टोन्स होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, ज्यादा पानी पीने से रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं मीडियम साइज जो स्टोन्स होते हैं। अब मीडियम साइज स्टोन्स की जो होती हैं, ये हमारे पास कैल्शियम एसिटेट के क्रिस्टल्स हो सकते हैं या यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हो सकते हैं। और इनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिथोट्रिप्सी करनी पड़ती है। अब लिथोट्रिप्सी क्या होती है कि हम इनके ऊपर रेडिएशंस को बम्बार्ड करवाते हैं, स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, रिमूव आउट हो जाते हैं। इसी तरह लार्ज जो साइज के स्टोन्स होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि इनको ना तो हम ब्रेक कर सकते हैं, ना ही ये खुद ब खुद निकलेंगे। इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, लार्ज साइज स्टोन को रिमूव करते हैं। इसी तरह हमारे पास लीनियर जो हमारा रीनल फेलियर है, इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारी किडनी जो है वो डैमेज हो रही है और रीनल फेलियर हो रहा है। तो सबसे पहले हमें एनोरेक्सिया होता है, टेंशन सी रहनी शुरू हो जाती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, ओलिगोयूरिया, यूरिन में हमारे जो है ना वो ऑयल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और हमारे पास साइंस में क्या होता है, एनीमिया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। और इसमें होता क्या, हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बढ़ जाते हैं, क्रेटिनिन क्लियरेंस कम हो जाती है। आपने याद नहीं करना, जिस फैक्टर्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि रीनल फेलियर हो रहा है। फिर मे भी एक्यूट और क्रॉनिक। रीनल फेलियर दो तरह का होता है, या तो वो एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक होता है। और जब रीनल फेलियर होता है, तो अगर हमारी एक किडनी फेल हुई है तो हमें डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है, और अगर दोनों किडनीज फेल हो जाएंगी, देन हमें क्या करना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। अब इसमें जब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस आती हैं कि अगर आपका किडनी फेलियर हो गया है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, या तो डायलिसिस करते हैं। अब डायलिसिस में क्या करते हैं, प्री डायलिसिस से पहले मॉनिटर करते हैं कि किडनी किस तरह की डैमेज है, फिर डायलिसिस करते हैं और फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ मूव करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डायलिसिस क्या होती है। तो आर्टिफिशियल प्रोसेस दैट पार्शियली रिप्लेसेस रीनल फंक्शन होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जो आर्टिफिशियली करते हैं और जो किडनी की तरह ही काम करता है। उसे आर्टिफिशियल किडनी का नाम भी दिया जाता है कि जो डायलिसिस डायलाइजर होता है वो आर्टिफिशियल किडनी होता है।
अब ये काम क्या करेगा, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड बाय डिफ्यूजन, टॉक्सिन को क्लियर करेगा, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस करेगा कि आपके ब्लड के अंदर जिन जिन फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मेंटेन करेगा। फिर वेस्ट एंड वाटर पासेस इनटू अ स्पेशल लिक्विड डायलिसिस फ्लूइड और डायलिसेट होता है, जो हमारे पास स्पेशल लिक्विड होता है जिसके अंदर से हमने खून को गुजारना होता है, वो क्या करता है, खून के अंदर से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो लिक्विड क्या कहलाता है, डायलिसिस फ्लूइड या डायलिसेट कहलाता है। अब टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स की डायलिसिस होती है, हीमोडायलिसिस होती है और पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। अब ये इनका प्रिंसिपल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब आपने ओस्मोसिस का नाम पढ़ा होगा कि जिधर सॉल्ट्स ज्यादा है वहां से फ्लूइड क्या करेंगे, मूव कर देंगे। तो डायलिसेट क्या होता है, इसमें सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। अब यहाँ से क्या करता है, खून के अंदर सॉल्ट्स कम होते हैं और वाटर की जो वेस्ट मटेरियल उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वहां से वो वेस्ट मटेरियल डायलिसिस मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद कहाँ पर आ जाते हैं, डायलिसेट यानी कि डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं और ब्लड क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब टाइप्स में बात करें तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, हमारे पास जो डायलिसिस होती है ना, उसमें कैथीटर इंसर्ट करते हैं आपकी पेरिटोनियम कैविटी में। आपका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में एक पेरिटोनियम कैविटी होती है जहां पर हम क्या करते हैं, कैथीटर इंसर्ट करते हैं और कैथीटर से फिर उसके अंदर क्या इंसर्ट किया जाता है, डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। अब वो डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है कि पेरिटोनियम कैविटी में जाकर पेशेंट्स के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। और ये सारा काम आपकी पेरिटोनियम कैविटी में होगा और ये काफी ना पेनफुल प्रोसीजर होता है। लेकिन इसके बरक्स हम जो बात करते हैं दूसरी डायलिसिस की, दैट इज हीमोडायलिसिस। अब इसमें क्या होता है, आप एक मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसको डायलाइजर का नाम दिया जाता है। अब डायलाइजर में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लगी होती है और उसके अंदर क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड एंटर होता है, उसके वेसल्स होती हैं। मैं आगे आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये डायलाइजर है। अब डायलाइजर में क्या है, ये जो आपके पास ब्राउन से कलर की आपको नजर आ रही है वेसल्स है, इन वेसल्स के अंदर क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है। यहाँ से आपका ब्लड आएगा, ये वेन आपका ब्लड लेके कहाँ पर जा रही है, हमारे पास जो आर्टरी है, सॉरी, ब्लड रिमूव फॉर क्लींजिंग होता है, इसको क्लीन करने के लिए रिमूव किया जाता है। वो डायलाइजर के अंदर से गुजरता है, यहाँ से जो ब्लू आ रही है डायलिसिस फ्लूइड को लेके आ रही है। अब ये डायलिसिस फ्लूइड इन मेम्ब्रेन्स के बाहर से गुजरेगा। अब डायलिसिस फ्लूइड इन मेम्ब्रेन के बाहर से गुजरेगा, वो क्या करेगा, उस मेम्ब्रेन से जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो पास आउट होकर कहाँ पर आएंगे, इस ब्लू कलर के डायलिसिस फ्लूइड में आएंगे। जब वो ब्लू कलर के डायलिसिस फ्लूइड में आएंगे, यहाँ से वो देखिएगा ये कलर चेंज हुआ डायलिसिस फ्लूइड का, क्यों, इसके अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल है। तो यहाँ से जो क्लीन ब्लड होगा वो दोबारा क्या किया जाएगा, बॉडी में वेन के थ्रू एंटर कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या डायलाइजर होता है। अब ये डायलिसिस काम कैसे करता है, द डायलाइजर रिमूव्स द एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड रिटर्न्स द फिल्टर ब्लड टू द बॉडी होता है। हीमोडायलिसिस नीड टू बी परफॉर्म 3 टाइम्स अ वीक होता है, ईच सेशन लास्ट 3 to 6 और होते हैं। हमें हीमोडायलिसिस क्या करनी पड़ती है, 3 से 6 दफा क्या घंटों के लिए करनी पड़ती है और 3 दफा एक वीक के अंदर करनी पड़ती है। जो मतलब कि जिस पर्सन की किडनीज फेलियर हो गया है तो उस पर्सन को बार बार क्या करना पड़ता है, डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो अब अगर डायलिसिस की तरफ नहीं जाना चाह रही या डायलिसिस काफी पेनफुल प्रोसीजर है, तो उसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन बचती है, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट में क्या करना पड़ता है कि आपको कोई ऐसा डोनर जिसका ब्लड ग्रुप आपसे मिलता है, सारे फैक्टर्स आपसे मिलते हैं, वो क्या करेगा, आपको किडनी डोनेट करेगा। तो रिप्लेसमेंट ऑफ अ किडनी विद द किडनी ऑफ द डोनर, आप डोनर की किडनी से अपनी किडनी जो फेल हो चुकी है उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वही ग्राफ्ट रिजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी ने वो किडनी एक्सेप्ट नहीं की तो वो क्या हो जाएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगी, आपकी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन शुरू कर देगी और विद इन डेज आप क्या हो जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अगर आपकी किडनी सही रहती हैं और आपका कोई मसला नहीं होता तो फिर भी आपके पास 3 to 4 years का स्पैन होता है जो कि आपने गुजारना है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। उसके बाद भी आप क्या करेंगे, इवन डेथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो किडनी रिप्लेस्ड की होती है वो क्या करती है, काम करते 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 खुद भी क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू होती है और आपकी जो लाइफ स्पैन होती है उसको क्या करती है, कम कर देती है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को इशू हो? कितना था? जी बेटा, यहाँ तक आपका आज का टॉपिक था जिसमें आपने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताना था। फिर आपने जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है ये अच्छी तरह याद कीजिएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह मंडे को इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा और कल हो सकता है हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, या इस चैप्टर को भी पहले मैं सुनूंगा फिर हम नया